वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशंस की, जिसका एग्ज़ाम 6, 7, 8 जून को अलॉटेड है। और बेसिकली जैसा कि मैं पहले भी हमेशा बोलता रहता हूँ कि इस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 6, 7 और 8 ये जून को जो आपका डेट अनाउंसमेंट पहले से किया गया है, इस डेट में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस से ही आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो भी अच्छे तरीके से कंडस्ट होंगे। सो उस सीरीज़ में बेसिकली जैसा कि प्रैक्टिस सीरीज अभी चल रहा है, लास्ट की 3 वीडियोज़ आपको मिल चुके हैं। ये आज सेट नंबर चौथा है जिसमें हम लोग बात करेंगे एवोल्यूशंस को लेकर के, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है आपके सीएसआईआर के एग्जाम से। पार्ट बी और पार्ट सी दोनों से ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं, बट यहाँ से मार्क्स आपको मिलता है। तो आप अभी इस टाइम पे ऐसे यूनिट को भी कवर कर लें जो कि आपकी ईजी हैं और अच्छे तरीके से मार्क्स स्कोर आप कर सकते हैं कम एफर्ट्स लगा करके। ओके, एंड वन थिंग मोर, अगर आप सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं और अभी आप प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज करना चाहते हैं, तो एमएस बायोलॉजी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। और या तो आप वेब पेज पे भी डायरेक्टली देख सकते हैं। इसके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा, जो कि एमएस बायोलॉजी चैनल दिया हुआ है, दैट इज 8318917792 पे कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो को। पहला जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज इज द स्टेटमेंट दैट डार्विन वुड हैव रिजेक्टेड। कौन सा इसमें से ऐसा स्टेटमेंट है जो कि डार्विन ने क्या किया, रिजेक्ट किया गया या हुआ। सो इन्वायरमेंटल चेंजेस प्ले अ रोल इन इवोल्यूशन, ये स्टेटमेंट तो डार्विन का है, मतलब ये सही है। द स्मॉलेस्ट इंटेंटिटीज दैट कैन इवॉल्व इज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है द स्मॉलेस्ट इंटेंटिटीज दैट कैन इवॉल्व इज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। The individuals can acquire new character as they respond to the new environmental or situations. Yes, ये स्टेटमेंट का सही था, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। Inherited variations in population is necessary preconditions for the natural selection to the operate. ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है यहाँ पे दिया हुआ द स्मॉलेस्ट entities that can evolve is an individual organism, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सही है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन देखे जाते हैं। एक ऑप्शन तो आपका क्या होता है, सही या गलत होता है। बाकी 3 ऑप्शन जैसे यहाँ पे दे रखा है रिजेक्टेड के लिए, तो इसमें से 3 जो ऑप्शंस होंगे आपके क्या होंगे, सही होंगे। तो ये तीनों पॉइंट आप अपने नॉलेज में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगला सवाल से पूछा जा रहा है अबाउट विच ऑफ दीज डिड डार्विन हैव अ पुअर अंडरस्टैंडिंग। निम्न में से चारों में से कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी लेकर के डार्विन के पास बहुत कम समझदारी थी, उनके पास कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं था। पहला ऑप्शन है दैट इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन एग्जिबिट अ गुड डील ऑफ वेरिएशंस। ये स्टेटमेंट सही है, इनकी समझ इनकी थी। उन्होंने बताया था कि किसी भी पॉपुलेशंस में इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो वेरिएशंस शो करते हैं, और वेरिएशन होने के पीछे कारण होता है जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कैरी आउट होने का, उनमें वेरिएशन होने का। तो ये स्टेटमेंट उनकी समझ में थी, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है दैट मच ऑफ द वेरिएशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन इज इनहेरिटेड। ये भी स्टेटमेंट था कि जो पॉपुलेशन जो इंडिविजुअल्स होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, उनमें जो वेरिएशंस आती है वो नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन क्या होती है, ट्रांसफर होती है। इसकी भी समझ थी उनको। द फैक्टर दैट कॉजेज इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन टू स्ट्रगल फॉर सर्वाइव, ये स्टेटमेंट उन्होंने अपनी थियरी में ही दिया हुआ था, तो ये भी इनकी समझ थी ही। चौथा ऑप्शन दिया द सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल्स। उनको एक्चुअली लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल पे ये पता नहीं हो रहा था कि ये वेरिएशन जो आ रहे हैं वो वेरिएशंस कैसे आ रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। सो डार्विन के टाइम पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे काम नहीं होता था। जैसा कि आज की डेट में हम लोग बहुत अच्छे से कह देते हैं कि हाँ ये वेरिएशन जो है वो मियोसिस से डिवीजन के टाइम पे जो आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज हो रही है, उनकी वजह से वेरिएशन आता है। तो ये इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे नहीं थी। डार्विन को इस बात की बहुत अच्छे से समझ नहीं थी कि ये वेरिएशन क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन स्टेटमेंट क्या है, सही है। Which of these is the smallest unit upon which natural selections directly act? इनमें से कौन सा ऐसा यूनिट है जिसपे कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली क्या करेगा, एक्ट कर सकता है। वो सबसे छोटी यूनिट होनी चाहिए। सो नंबर पहला है स्पीसीज जीन फ्रीक्वेंसी, दूसरा है पॉपुलेशन इन जीन फ्रीक्वेंसी, तीसरा है इंडिविजुअल्स जीनोम, एंड चौथा है एन इंडिविजुअल्स जीनोटाइप, एंड पांचवा है इंडिविजुअल्स फिनोटाइप। स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा है और स्मॉलेस्ट पार्ट पूछा है जो कि
नेचुरल सिलेक्शंस पे क्या करेगा, डायरेक्टली एक्ट करेगा। तो नेचुरल सिलेक्शंस का मतलब ये हुआ कि नेचर में आए हुए जो भी चेंजेस हैं उनको ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अडॉप्ट करता है, उनके अकॉर्डिंग उनके फिनोटाइपिक में और उनके कैरेक्टर्स में, उनके मॉर्फोलॉजी में क्या होते हैं, चेंजेज होते हैं। सो बेसिकली जो फिनोटाइप्स होगा इंडिविजुअल का वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा जो कि नेचुरल सिलेक्शंस को का जो एक्ट होगा सबसे ज़्यादा और सबसे मतलब सबसे डायरेक्टली क्या करेगा, एक्ट होगा। सो स्मॉलेस्ट यूनिट है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। सो स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब ये हुआ सबसे छोटी जो यूनिट होगी जिसपे कि नेचुरल सिलेक्शन डायरेक्टली क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो जो मॉर्फोलॉजी होगी, जो आपकी फिनोटाइप होगी किसी भी इंडिविजुअल्स की, उस पे नेचुरल सिलेक्शंस का ज़्यादा असर पड़ता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि नेचर में आए हुए कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडाप्ट करने के लिए ही ऑर्गेनिज्म अपने आप में मॉडिफिकेशन लाता है। दैट इज़ वाई आप उसे फिनोटाइप मतलब फिनोटाइपिक कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। तो अगला सवाल है विच ऑफ दीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट नेचुरल सिलेक्शंस कैन चेंज। वहाँ पे था कैन अफेक्ट, यहाँ पे है कैन चेंज। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी वो छोटी छोटी सी यूनिट है जिसको कि नेचुरल सिलेक्शंस चेंज कर सकता है, अल्टर कर सकता है। सो नंबर पहला है सोसी जीन फ्रीक्वेंसी, दूसरा है पॉपुलेशन जीन फ्रीक्वेंसी, तीसरा इंडिविजुअल जीनोम जीनोम, चौथा है इंडिविजुअल्स जीनोटाइप एंड पांचवा इंडिविजुअल्स फिनोटाइप। सो अब यहाँ पर सवाल आपका चेंज हुआ कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको नेचुरल सिलेक्शन जो है वो कैन चेंज कर सकता है, तो वो है आपका पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी को आपका जो नेचुरल सिलेक्शन है वो बहुत आसानी से चेंज कर सकता है, या आप कह सकते हैं कि नेचुरल कंडीशंस में आए हुए जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से उस पॉपुलेशन की जीन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अल्टर होती है, मीन्स चेंज होती है। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला सवाल है विच ऑफ दीज इवोल्यूशनरी एजेंट इज मोस्ट कंसिस्टेंट एट कॉजिंग पॉपुलेशंस टू बिकम बेटर suited to the environmental over the course of generation। इनमें से कौन सा ऐसा एजेंट है जो कि टाइम टू टाइम जो पॉपुलेशंस में चेंजेस आ रहे हैं उन चीज़ इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको सूट करने के लिए क्या है, ज़रूरी होता है, सूट करने के लिए की वजह से बनता है, राइट। सो ऐसे कौन से यहाँ पे दे रखा है विच ऑफ दीज एजेंट इज मोस्ट कंसिस्टेंट फॉर एट कॉजिंग पॉपुलेशन टू बिकम बेटर सूटेड। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है या एजेंट है जो कि पॉपुलेशंस को अच्छा सूटेबल कैंडिडेट बनाता है उस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। सो बेसिकली दैट इज़ द नेचुरल सिलेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन वो एजेंट है जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल्स नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन अपने आप को क्या करता है, बेटर बनाता है। और नेचुरल सिलेक्शंस के थ्रू ही वो कैंडिडेट बहुत सूटेबल होता है उस चेंजेस को अडाप्ट करने के लिए, या उस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहा है उसमें अपने आप को मैनेज करने के लिए, अडाप्ट करने के लिए। तो नेचुरल सिलेक्शन इज द राइट आंसर फॉर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगला है इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी डाइवर्सिटी इज अंडरस्टूड टू बी अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस, राइट। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बताया जाता है कि डाइवर्सिटी जो है वो जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से होता है। सोर्स ऑफ वेरिएशंस फॉर द इवोल्यूशंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पूछ रहा है कि वेरिएशंस होने के लिए जो सोर्सेस हैं इनमें से सब कुछ है, सिर्फ एक नहीं है। मिस्टेक्स इन ट्रांसलेशन ऑफ ए स्ट्रक्चरल जीन। क्या ट्रांसलेशन जीन के मतलब जो भी आपका जीन है, जो भी कोई प्रोटीन्स को बना रहा है उसके ट्रांसलेशन होने में क्या कोई वेरिएशंस कॉज होती है। दूसरा दे रहा है मिस्टेक्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए के रेप्लिकेशन में अगर मिस्टेक होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे वेरिएशंस आएंगे। ट्रांसलोकेशंस एंड मिस्टेक्स इन मियोसिस, मियोसिस में भी अगर मिस्टेक होगा तो भी वेरिएशंस अगर आपके आएंगे। रिकॉम्बिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशंस, यहाँ पे भी मतलब क्रॉसिंग ओवर जो हो रही है वहाँ पे भी होगा तो भी वेरिएशंस आएंगे। रिकॉम्बिनेशन बाय क्रॉसिंग ओवर मियोसिस यहाँ पे भी आपके आएंगे। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस हो सकता है, और जेनेटिक वेरिएशन जो होती है वही डाइवर्सिटी क्या करती है, लाती है। प्रोटीन के ट्रांसलेशंस में अगर आपका कोई मिस्टेक होता है तो वो वेरिएशंस आपका ट्रांसफ़र नहीं होता, वो प्रोटीन की जो अब नॉर्मलिटी होगी सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म में ही क्या करेगा, रह जाएगा, क्योंकि उसका जीन सही है। प्रोटीन के ट्रांसलेशन में मिस्टेक हुआ है, दैट इज़ वाई वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होगी, ट्रांसफ़र नहीं होगी। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। सो गाइस आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को और अपने जो भी आपने स्टडी किया हुआ है उनको अच्छे से रिवाइव और रिवीजन करते रहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को शेयर कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना आप अच्छे से ख्याल रखिए, स्टडी फोकस करते रहिए, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि और भी सारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए और उनके भी प्रिपरेशंस में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप देख रहे थे MS बायोलॉजी चैनल, और होपफुली कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा।